हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने खड़ा हुआ है। हमारे इन्फ्लेशन, यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स, वो फेड मीट का आउटकम, ये सब आना है। और ये सब इस हफ्ते वो डेटा पॉइंट सेंटिमेंट्स को, मूड को, बाजार की चाल को डिफाइन करेंगे। खैर, हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी सुस्त होने के इंडिकेशंस आते हुए लास्ट एसजीएक्स निफ्टी एक चौथाई फीसदी के आसपास के दबाव के साथ इंडिकेशन दे रहा था कि हमारी शुरुआत होगी। दरअसल यूएस में भी वो थोड़ा सा करेक्टिव मूव जो है ना, वो कंटिन्यू करते हैं। फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था जब 2/3 से लेकर आधे % से लेकर 1-1.25% तीनों बेंचमार्क्स गिरे। अब वो बहाना बन रहा था कि वहाँ पे पीपीआई के आंकड़े आए, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा महंगाई बढ़ी, और वो सब आ रहा है क्योंकि फेड की बैठक है, उससे पहले वो डेटा पॉइंट। थोड़ा सा नर्वस है बाजार उस इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। वही प्योरली नर्वसनेस प्ले आउट हो रही है। वो एशिया भी ऐसी तरह से कंसोलिडेशन के मूड में, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी इसीलिए फ्लैटिश नोट पर। जरा कैमरा घुमाइएगा, जूम इन करिएगा, दिखाइए पिच कैसी चल रही है, कैसी खड़ी है। सॉरी जी, मूड कैसा है, पिच क्या कह रही है? या नहीं पिच, देखो पिच तो बहुत अच्छी नहीं कह रही, और ऐसा लग रहा है कि लोग इंतजार करें इस हफ्ते जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स डेटा है, पॉलिसी डिसीजन है, ये सब। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेगेटिव है, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत वॉलेटाइल रहेगा। कोई खबर अगर छप गई तो मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। जैसे WPI मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वहाँ पे इस तरह की रिएक्शन मार्केट दे रहा है। तो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की होप बनी हुई है, तो उसमें हल्की सी भी अगर कोई नेगेटिव बात आ गई तो मार्केट जो है ना बहुत निराश हो जाएगा, है ना। हर अच्छी चीज़ को उसने डिस्काउंट कर रखा है, तो वो एक हमको लगता है दिक्कत। इसलिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा इस पूरे वीक। थर्सडे तक तो बिल्कुल ही रहेगा, तो उस हिसाब से मार्केट बिहेव करता चलेगा। हाँ, अलग बात है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ बढ़िया सी अंदर की निकाल के ले आए तो अलग बात है। अदरवाइज बहुत वॉलेटाइल रहने वाला है मार्केट, और नेगेटिव बायस के साथ। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। चाइना ने बहुत पैसा जा रहा है यार, चाइना पैसा जा रहा है उधर अपने वो लोग अपनी एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। देखिए चाइनीज़ लोगों ने एक बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, इकोनॉमी खोल के रिस्क लिया है, और पूरा सिस्टम उनका देखो एक साथ कैसे कंसर्टेड एफर्ट है कि उनका जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं उन्होंने कहा है कि ये जो ओमिक्रॉन है नॉर्मल फ्लू की तरह है, 0.1% इसकी मोर्टेलिटी है। तो मतलब कहने का ये है कि पूरा सिस्टम अब इस बात पे लग गया कि इकॉनमी चलानी है मेरे को। ट्रक ड्राइवरों तक से नहीं पूछा जा रहा है कि तुम्हारे पास RT-PCR है कि नहीं है, इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा। सो अगर इस तरह का रिस्क ले रहे हैं तो पता नहीं गेन भी हो सकता है या आगे को नुकसान भी हो सकता है। हाँ, वीकेंड में अपडेट आ रहे थे कि अपने हॉस्पिटल्स को, ICUs को एक्सपैंड कर रहे हैं। केसेस बढ़ने का वो खतरा हो सकता है, लेकिन जो रोल बैक कर लिया है मेजर्स का, वो अब वैसे ही जस्ट करता चलेगा। इकोनॉमिक खोलने की तैयारी, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, कॉशियस अंडरटोन है। ऐसे में टीम मिक्स्ड है। मिक्स्ड क्या है, मैंने तो क्यूज ढूंढे हैं। पहले दोनों IT मेजर्स रेड में रखे हैं। फ्राइडे को बहुत पेन था इन स्टॉक्स में, रेड में रख रहा हूं, लेकिन एक ध्यान, इन्फोसिस और विप्रो दोनों को। और एक बात ये है कि HCL टेक आज अपना क्लैरिफिकेशन शायद लेकर आए। अब वो मेंशन तो कर ही चुका है। क्यों पिटाई हुई थी फ्राइडे को? क्योंकि सुबह सुबह अपडेट, शायद सुबह मतलब वहाँ हमारे टाइम के हिसाब से थर्सडे लेट नाइट, रात में 3 बजे 3:30 बजे यूएस की कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। उसमें उन्होंने भाई जो गाइडेंस दिया था उसके लोअर बैंड पे ही हम पहुंचेंगे, ऐसा मेंशन करा। उसमें उन्होंने कहा कि फरलॉज जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रहे हैं, जितना सोचा था उससे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो वो सब अब ये इसमें हो सकता है HCL टेक स्पेसिफिक इशू हो, नॉट नेसेसरली पूरे इंडस्ट्री को हम एक ब्रश से पेंट करें। खैर, वो कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, आज दोपहर आने वाली है, आज सुबह आने वाली है इनफैक्ट। बेसिकली वो रफू करने की कोशिश करेंगे। रफू करने की कोशिश हो रही होगी। अब वो रफू से अगर स्ट्रीट का कन्विक्शन लौट जाता है तो फिर ये स्टॉक घूम भी सकते हैं, पर ये इफ्स एंड बट्स लग गए हैं थोड़ा सा। हम लोग कई बार सुबह सुबह इनसे बातचीत होती है तो कहीं इसने ले ऑफ, इन्होंने हायरिंग फ्रीज, ये सब हो रहा था। वही वो फरलॉज में भी बात कर रहा था HCL टेक भी, अपना जब गाइडेंस कर रहा था लोअर एंड के आसपास आएगा। तो जैसे जैसे चर्चा हो रही थी, अब दिखना शुरू हुआ है। पर वो पहली कंपनी आई है जिससे वो वार्निंग बेल मिला है, तो जरा सा वॉच आउट करने की जरूरत है। इनको फिर भी मैं रेड लेके ही चल रहा हूँ आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। आप वॉच आउट करिएगा स्क्रीन्स को। पर 2 फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स ग्रीन लेके चल रहा हूँ, वो ट्रेड ऑफ कर लीजिए आप।
डॉक्टर रेड्डीज और एल्केम लेबोरेटरीज, इन दोनों के लिए खबरें थी वीक। अच्छा, दोनों बड़े स्वीटली पोजीशन भी हैं, खबर अच्छी है, दोनों को यूएस एफडीए से अलग अलग दवाओं की मंजूरी। डॉक्टर रेड्डीज को ल्यूकेमिया के क्रॉनिक ट्रीटमेंट की जो दवा है उसकी हरी झंडी मिली। एल्केम लेबोरेटरीज को सीजर्स के लिए एक दवा का इस्तेमाल होता है, उसकी मंजूरी मिली है। दवाओं के नाम तो आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, पर खबर अच्छी है। इनमें मैं लाल और हरे के साथ जा रहा हूँ। दवा का नाम क्यों नहीं पड़ गया बताया? जरूरत नहीं है ना। जान भी लगे क्या हो जाएगा। प्रोड्यूसर साहब ने भी लिखा नहीं है वैसे दवा का नाम। उन्होंने भी अंग्रेजी में लिख दिया। उन्होंने भी धीरे से, नहीं ये दवा का नाम नहीं है, तो बीमारी का नाम है। तो दवा का नाम कहाँ है? सीजर है, कहीं नहीं उन्होंने। दवा का नाम एक सीजर वाली जो दवा है एस्लीकार्बाजीपाइन एसीटेट। इसलिए फायदा नहीं था उसे बताने, दोनों ऐसी नाम है। हाँ, अच्छा, ऐसा ही है ग्लेनमार्क के लिए भी एक जो है यूएस एफडीए ने एक वार्निंग लेटर भेजा है ग्लेनमार्क को। इनके यहाँ गोवा प्लांट में बहुत सारे लैप्सेस हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने, ये एक चिंता की बात होनी चाहिए कि आपके, एक तो होता है कि वो सफाई सुथराई नहीं, थोड़ा वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्होंने लैप्सेस बता दिए। और इनका कहना है कि लेबोरेटरी जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो भी, उसमें भी लैप्सेस हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी सी इसमें चिंता बढ़े। और अच्छा, एक चीज़ हमने देखा अभी पिछले 1-1.5-2 साल तक वो लोग यूएस एफडीए ले आते ही नहीं थे भारत। अभी झड़ी लगी हुई है, रोज घूम रहे हैं क्या इधर इधर आसपास। जब देखो तब रोज एक यूएस एफडीए का आता है। जब कोविड में जरूरत थी दवा की उनको, तब कोई नहीं आ रहा था इधर। में क्या न्यू ईयर का सेलिब्रेशन बढ़िया रहता है, तो क्रिसमस गोवा कार्निवल। अभी जाएंगे एक के बाद ही, हमको लग रहा है ये भैया जिसका इसके प्लांट है, चिंता करो, गोवा में घूम रहे हैं। तो ग्लेनमार्क के लिए नेगेटिव खबर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक खबर डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन मैं इनडायरेक्टली आपको बताता हूँ कैसे इस तरह की कंपनीज़ के लिए मुश्किल हो सकती है। एलजी ने अपने जो इंडिया के कारोबार के आंकड़े पेश किए, उसमें उनका जो मुनाफा है ना वो 23% गिरा है। और इनके जो रेवेन्यूज़ है बिल्कुल फ्लैट 17,000 करोड़ पे। तो एक तो ये खबर है कि माल बिक नहीं रहा बहुत ज़्यादा, एक दिक्कत है। दूसरी, उसी समय स्मार्टफोन का जो भारत से जो शिपमेंट है ना, वो जो है 2023 में एकदम फ्लैट रहेगा। ये भी एक चिंता की खबर है। तो अब मुझे ध्यान है जेफ बेजोस साहब ने एक बार वार्निंग दी थी अपने ग्राहकों को कि बड़ी बड़ी वाली टीवी मत खरीदना, अभी यूएस इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है। तो अगर इस तरीके के नंबर्स एलजी वगैरह की तरफ से निकल के आ रहे हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, तो डिक्सन जो कि इन्हीं जैसी कंपनियों के लिए काम करते हैं, दूसरी और बहुत सारी सैमसंग के लिए काम करते हैं, तो मैं थोड़ा प्रेशर में ये स्टॉक रह सकता है। तीसरा स्टॉक है जोमेटो। जोमेटो मुझे लगता है कि आज प्रेशर में रहना चाहिए। चार्टिकली बहुत चल रहा और सेंटिमेंट अभी भी जो है नेगेटिव बने हुए हैं ऐसी तमाम कंपनियों के लिए। तो न्यू एज कारोबार में थोड़ा सा प्रेशर मुझे लगता रहेगा आज भी जोमेटो में। ठीक है, इन स्टॉक्स को रखना रडार पे। साथ में दो ऐसे रखें, एक तो यूनाइटेड स्पिरिट्स। लिकर स्टॉक्स में फ्राइडे, हालांकि फ्राइडे को कोई ऐसे कोई मूव नहीं आया लिकर स्टॉक्स में। हमने तो जीएम ब्रेवरीज वगैरह मेंशन कर रहे थे, यार मेंशन नहीं कर रहे थे, लेकिन यूएसएल को रखिए रडार पे। वो आईपीओ खुलने का ट्रिगर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो आईपीओ आ रहा है वो इससे तो सस्ता ही प्लेस्ड है प्राइस अर्निंग्स के लिए आज से, पर बहुत छोटी कंपनी है इन जायंट्स के सामने। यूएसएल को लेने की वजह थी कि आज से वो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होना है, मच टॉक्ड अबाउट, जो टल गया। पहले तो एक्सपेक्टेड था दिवाली तक खत्म हो जाएगा, सील हो जाएगी डील। अब उसके 6 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस की आज से शुरुआत हो रही है। और इस बार फर्क बस ये है कि ऋषि सुनक साहब ने पदभार संभाला, और उसके बाद ये पहले राउंड ऑफ नेगोशिएशंस उनकी लीडरशिप के अंदर हो रहे हैं। बीच में जब हमारी मतलब इंडिया और उनकी मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की और सुनक साहब की, मेरे ख्याल से वो बाली में हुई थी, तब ये एफटीए हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जल्दी कल्मिनेट करेंगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ भी रहे थे। रखते हैं यूएसएल को रडार पे। अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स को सिर्फ इसलिए अडवाणी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का एक ही रिजॉर्ट है, वो है गोवा का कैरावेला बीच रिजॉर्ट, जिसे हम लोग पहले रमादा बीच रिजॉर्ट कहते थे। मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल हुआ मैनेजमेंट से, जब भी गोवा रिलेटेड बातचीत हुई कई सारे मैनेजमेंट से, सब गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया बन रहा है, अदरवाइज जो पुराना एयरपोर्ट था उस पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत थे। कल वो नया एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो गया है। उस इनॉग्रेशन के साथ इंडिगो ने 168 वीकली फ्लाइट्स, गो फर्स्ट ने 42 वीकली फ्लाइट्स, इस तरह के अनाउंसमेंट्स करने शुरू कर दिए।
बेसिकली ट्रैवल टूरिज्म खासा पिकअप होना चाहिए, कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ती हुई नजर आएगी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद, स्लॉट्स मिलेंगे सबको काफ़ी सारे। अडवाणी होटल्स को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। पहले तो बनता कि डेल्टा कॉप भी मेंशन करूँ, लेकिन डेल्टा कॉप बहुत सीरियस करेक्शन में चला गया, तो डेल्टा कॉप नहीं मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ अडवाणी होटल्स के साथ इन ग्रीन रख के चल रहा हूँ। हो गए मेरे 6। आज अगले मेरे 3 एक ही खबर पे है। डिफेंस वाले पे हमने थोड़ा ध्यान दिया है, HAL, BEL और भारत डायनेमिक्स। इसमें दरअसल क्या हुआ कि राजनाथ सिंह का जो बयान था वो डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे, उन्होंने बताया कि 14,000 करोड़ रुपए के डिफेंस के सामान एक्सपोर्ट किए गए हैं भारत से, जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो हाईएस्ट एवर है, और इस साल का आंकड़ा और बड़ा आने वाला है। तो हम लोग कमेंट्री सुनते रहते हैं HAL की, BEL की बहुत सारे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज रडार पर रहनी चाहिए। और एक आगे बताऊंगा, एक कंपनी ने अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी दिया इसी सिलसिले में, तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया है। और सरकारी मान के चल रही है कि 2025 तक 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भारत करेगा, इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं। 2023 में अकेले 19,000 करोड़ के एग्जीक्यूशन की बात चल रही है। तो डिफेंस स्टॉक हो सकता है कि आज इस बयान के बाद, खबर के बाद रडार पर रहे। तो HAL और BEL और BDL ध्यान में रखा जा सकता है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में मैंने कहा था ना, एक वैसा ही और स्टॉक है, वो उसका नाम है भारत फोर्ज। डिफेंस के प्ले में ये भी है, तो इसको इसलिए क्योंकि इन्होंने अपना एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रखा है, उसको पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने डिफेंस के बारे में बात की कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए है ई व्हीकल में, और फोर्जिंग का पूरा सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है। कंपनी का मानना है कि जो मेटलर्जी, मतलब जो धातु विज्ञान कह सकते हैं आप उसको, धातु इंजीनियरिंग, मेटलर्जी में जो IoT और AI का यूज़ होके उसको नए तरीके से अब किया जा रहा है काम, वो फ्यूचर है मैन्युफैक्चरिंग का, और उस पर ये लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो तमाम फोकस अगर आप इनका देखें डिफेंस वगैरह में, बड़ी अपॉर्चुनिटीज इनको दिख रही हैं। वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया, आप लोग भी पढ़िएगा, तो उससे हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा रनअप आ सकता है। और ताज़ा रिपोर्ट भी आ गई मॉर्गन स्टैनली इसी पे, 1035 का टारगेट वो दे रहे हैं, और उनका मानना है कि की फोकस ऑन न्यू बिजनेस एवेन्यूज़ में, जैसे डिफेंस और एरोस्पेस, जो कि उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में भी लिखा है। उनको लगता है उसी को पढ़ के तो ये लोग ये रिपोर्ट बनाई होगी उसको देखने के बाद, और इनका मानना है कि ये इनके लिए काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये वैल्यू चेन में काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो भारत फोर्ज रख सकते हैं। 7वां स्टॉक आप रख सकते हैं अडानी टोटल। अडानी टोटल में इसलिए क्योंकि अब ये ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 8 शहरों में लगाने जा रहे हैं। प्लान इनका पहले से था कि इस सेगमेंट में आएंगे, लेकिन अब ये एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस पर ध्यान दिया जा सकता है। 9th और 10th स्टॉक है बैंक के 2, एक सरकारी एक प्राइवेट। PNB, JP मॉर्गन ने इसमें अपनी एक रिपोर्ट दी है आज, और उनका मानना है कि इसका लक्ष्य जो है 72 रुपये होना चाहिए। 34 से बढ़ा के टारगेट इन्होंने कर दिया है 72 रुपये, और इनका मानना है कि हर फ्रंट पे ये बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है, और सरकारी बैंक से चल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, तो इस पर ध्यान दिया जा सकता है। और इंडसइंड बैंक में जेफरीज की रिपोर्ट आई है, जो 1600 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, जो कि CMP से करीब 30% ऊपर होगा मेरे ख्याल में। तो इनका ही मानना है कि इसकी री रेटिंग एकदम तय थी और होने वाला है। लोन ग्रोथ इनका मानना है कि 20% से भी ज़्यादा रहेगी FY24 में। तो इस तरीके के अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो ध्यान दिया जा सकता है इंडसइंड बैंक में भी। ठीक बात। होटल्स की बात छेड़ी थी, तो एक कामत होटल्स को रखिए रडार पे। हालांकि ये लास्ट वीक मेरे ख्याल से बाजार के दौरान आ चुका था अपडेट कि 14 तारीख को, परसों ही तो बोर्ड मीट है जिसमें प्रेफरेंशियल इशू करने का विचार कर रहे हैं। तो शेयर्स या वारंट्स या कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स कामत होटल्स डोल आउट करने की तैयारी कर रहा है। रखिए स्टॉक रडार पे, ये अपने प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ भी रहा है। एफएल इंडिया की बोर्ड मीट है, परसों होनी है वेडनेसडे को, जिसमें इस कंपनी का बोर्ड, ये एफएल इंडिया आज नहीं, आज है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से परसों होनी है बोर्ड मीट, प्लीज इसे ठीक करिएगा। 14 दिसंबर, हाँ वेडनेसडे, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू करने पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है। तो एफएल इंडिया भी, ये आज सुबह मैं देख रहा था अपडेट आता हुआ, कल शाम तक तो मेरे पास नहीं था, तो ये अब मेरे ख्याल से ओवरनाइट अपडेट आया हुआ है। इसको रखिए रडार पे, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। 2 स्टॉक्स कंटिन्यू कर रहा हूं, हालांकि मैंने फ्राइडे को भी मेंशन करे थे, कोई नोटवर्दी मूवमेंट नहीं था। ग्लोबल स्पिरिट्स और GM ब्रेवरीज, आज से सूला विनयार्ड के IPO की शुरुआत हो रही है। ये
सूला विनयार्ड से रेवेन्यू साइज में तो काफ़ी बड़े हैं दोनों के दोनों प्लेयर्स, और वैल्यूएशंस मैं पढ़ रहा था FY22, सबके FY22 नंबर्स हैं, फालतू के प्रोजेक्शंस छोड़ देते हैं। FY22 पे सूला विनयार्ड आ रहा है 52 टाइम्स पे, जितने पे रैडिको है मोटा मोटी उतने भाव पे आ रहा है। ये दोनों तो बेचारे 12 और 14 टाइम्स पे ट्रेड कर रहे हैं FY22 EPS के, इस तरह का डिफरेंशियल है। खैर वो वाइन्स का धंधा है, ये हार्ड लिकर का बिजनेस है। पर ये भी ध्यान रखिएगा, इस देश में जो इंडिया का अल्को बेवरेजेस मार्केट है 987 मिलियन केसेस का है लास्ट अपडेट। 987 मिलियन केसेस में से सिर्फ 2 मिलियन केसेस वाइन का बाजार है, 0.3% है, बहुत छोटा बाजार है, बहुत छोटा है, अभी 0.7% के आसपास कुल मार्केट का। पर प्रोजेक्शंस हैं कि आगे शायद ग्रोथ अच्छी रहेगी, एफ्लुएंस जैसे बढ़ेगी। बियर के साथ साथ शायद वाइन का बाजार भी उतनी ग्रोथ दिखाएगा। CAGR 14% की एक्सपेक्टेशन, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। पर ठीक है, ये सब मेरे ख्याल से भाव में ऑलरेडी प्राइस्ड इन, ये दोनों कंफर्ट देना वैल्यूएशंस का, और केसेस यही बिकते हैं ज्यादा देश में, तो रखते हैं रडार पे। फ्राइडे को नहीं मूव आया था, देखते हैं आज किस तरह का बिहेवियर इन स्टॉक्स का देखने को मिलता है। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर है। प्लीज खुलने दीजिए बाजार को, वॉच आउट करिएगा बिहेवियर स्टॉक्स का, फिर डिसाइड करिएगा। 2 रेड में रख के चल रहा हूं, हालांकि फ्राइडे को ऑलरेडी बहुत पेन देख लिया है इन्फोसिस और विप्रो को, लेकिन अभी भी कंसर्न्स हैं। HCL टेक का आज क्लैरिफिकेशन अवेटेड। डॉक्टर रेड्डीज एल्केम लैब्स को US FDA से अपनी अपनी दवाओं के लिए मंजूरी मिलती हुई, इसीलिए ग्रीन। यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि यूके का FTA जो हमारा उनके साथ निगोशिएशन चल रहा है, उसके नए राउंड्स की आज शुरुआत होने जा रही है। अडवाणी होटल्स, वो गोवा की प्रॉपर्टी ओन करते हैं, 5 सितारा बीच रिजॉर्ट, और कल इनॉग्रेशन हो गया नए गोवा एयरपोर्ट का, और बहुत सारी फ्लाइट्स के अनाउंसमेंट्स आते हुए पॉजिटिव है इन कंपनीज के लिए। कामत होटल्स की तो परसों बोर्ड मीट है, एफिल इंडिया की भी परसों बोर्ड मीट है। दोनों फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स के जरिए। कामत ने तो कहा है कि शायद वो CCPS भी हो सकते हैं या फिर वारंट्स हो सकते हैं। ग्लोबस और GM ब्रेवरीज को सिर्फ आई पर अबव के चलते, क्योंकि एक अल्को बेवरेजेस स्पेस की कंपनी सूला विनयार्ड्स के आज से IPO खुल रहा है। वैल्यूएशंस वगैरह के लिहाज से इन दोनों कंपनी, साइज बड़ा है इन दोनों कंपनीज का अगर रेवेन्यू देखूं, और वैल्यूएशंस कहीं डिस्काउंट पे इस समय बाजार में दोनों ट्रेड हो रहे हैं, इसीलिए सिर्फ ग्रीन लेके चल रहा हूं। ओके, खबर पे ही ज़्यादातर फोकस है। ग्लेनमार्क के लिए एक US FDA की तरफ से वार्निंग लेटर है, तो उसका इम्पैक्ट आ सकता है। जोमेटो, डिक्सन, तमाम कंपनीज़ के लिए सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। डिक्सन के लिए इसलिए क्योंकि LG ने अपना जो रिजल्ट्स दी वो काफ़ी ख़राब है। स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आगे का आउटलुक भी अच्छा नहीं है। डिफेंस में अच्छा हो सकता है। HL, BL, BDL, भारत फोर्ज, इस एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत अच्छे दिए सरकार ने, और उनका मानना है कि 2025 तक करीब 25,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट होंगे डिफेंस में। और भारत फोर्ज का जो रीसेंट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है वो भी इसी तरफ इशारा करा। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट भी आई है इसमें। अडानी टोटल 8 शहरों में गैस स्टेशन लगाने जा रही है, जहाँ पे गैस मिलेगी लोगों को। और PNB और इंडसइंड में, एक में JP मॉर्गन की, एक में जेफरीज की रिपोर्ट आई है। काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए गए हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है। चलिए मुनाफे की तैयारी शुरुआत करते हैं, और हफ्ते की भी शुरुआत है। और ये हफ्ता काफ़ी खबरों वाला होने वाला है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स आएंगे, तो उस पर बाज़ार काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा सकता है आपको। पूरे हफ्ते भारत के, यूरोप के, अमेरिका के, सब तरफ के नंबर्स ही नंबर्स दिखेंगे, और उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ आपको दिखेगा। तो कैसे प्ले आउट होना है, क्या ज़्यादा भारी पड़ेगा, इसी सब पे हम लोग चर्चा करेंगे मुनाफे की तैयारी में, और आज का ट्रेड स्ट्रेटजी बनाएंगे आपकी। गुड मॉर्निंग अनुज, कैसा रहा वीकेंड? गुड मॉर्निंग नीरज जी। अच्छा, मैं आप दोनों को सुन रहा था, थोड़े आप डिप्लोमेटिक हो गए थे वो जब कंटारा की बात चल रही थी, तो कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। आप देखिए, मैं तो पहले उस दिन बोल रहा था, मैं तो हॉल पे देख के आया था। और मैं सच बता रहा हूँ, मतलब देखिए, मैंने वैसे साउथ की जितनी मूवीज ना सब बहुत शानदार थी। पुष्पा जबरदस्त थी, RRR जबरदस्त थी, KGF तो मैं 2 बार देखने गया था, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से 15 करोड़ लगा के कैसे इस फिल्म ने बना लिया इतना पैसा। एक्चुअली
मतलब और हर मिनट लग रहा है चलिए अब शायद इंप्रूव होगी, इतने अच्छे रिव्यूज हैं अब शायद इंप्रूव होगी, और ख़राब होती गई फिल्म। और लास्ट तक तो मतलब मेरा उसमें माइग्रेन भी बहुत ज़्यादा था, मुझे समझ नहीं आया था कि वो मूवी की वजह से माइग्रेन हुआ था, माइग्रेन था इसलिए मुझे मूवी अच्छी लग रही थी, लेकिन खैर एनीवे तो बस अच्छा एक लेकिन हाँ खैर चलो वो तो मूवी की बात होगी। अच्छा मार्केट की बात, नीरज जी हमारा ना जो थर्सडे वाला सेटअप था वो फ्राइडे को प्ले हो गया। थर्सडे को हमारी उम्मीद थी कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आएगा और 20 डे मूविंग एवरेज की तरफ निफ्टी जाएगा। वो एक्चुअली थर्सडे को नहीं हुआ, थर्सडे को शायद एक्सपायरी थी और वो इलेक्शन रिजल्ट था इसलिए मार्केट ने मूव नहीं किया, लेकिन फ्राइडे को निफ्टी पहुंच गया वो 20 डे मूविंग एवरेज पर। एग्जैक्ट जो निफ्टी का क्लोज है वो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वहां पर हम बंद हुए हैं निफ्टी पर। और एक बड़ा कंपोनेंट मार्केट का वापस बेयर मार्केट में आ गया, वो निफ्टी आईटी, और वो क्लियरली एक HCL टेक ने भी एक इंडिकेशन दे दिया, एक जो सच का सामना जो मतलब आशीष ने वर्ड यूज़ किया एग्जैक्टली वही कि कुछ तो प्रॉब्लम है वहाँ पर, वरना इस तरीके से वापस इतने नहीं करते स्टॉक जितने फ्राइडे को गिरे। लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी है बुल मार्केट में, बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को भी जो क्लोज है उसका ऑल टाइम क्लोजिंग हाई और ऑल टाइम इंटरडे हाई दोनों बनाया है। तो ये डाइकॉटमी बेसिकली आपको प्ले करनी है, और ये डाइकॉटमी आप हर जगह देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स हर जगह अच्छा कर रहे हैं और न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स हर जगह थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लेकर चल रहे हैं। इवन बैंक निफ्टी का आप लास्ट का आधे घंटे का चार्ट देखेंगे तो अच्छी खासी उसमें एक रिकवरी आई थी। और अच्छा एक और चीज़ डेटा के हिसाब से जो आप बोल रहे हैं ये लास्ट वीक है जिसमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे मतलब रोज रिपोर्ट करने में। वो ये इस वीक तो खैर काफ़ी डेटा है, CPI का डेटा आएगा, फेड का डिसीजन आएगा। आई थिंक फेड का डिसीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक, और मोर इंपॉर्टेंटली कमेंट्री, और उसके बाद फिर शायद थोड़े से पस्त पड़ जाएंगे। तो जो भी बड़ा मूव आना मुझे लग रहा है कि इसी वीक आएगा मार्केट में। चलिए तो इस अहम हफ्ते के का आगाज कर लिया जाए। इन सब चीजों पे कैसे इस मार्केट्स को अप्रोच करना है, कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या है ग्लोबल क्यूज, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।